हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यह सवाल उठता है कि इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सबसे पहला सवाल, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया और इसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की जो सीमा थी ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाख दत्त के द्वारा लिखा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस पर टीका किसके द्वारा लिखा गया था? तो ढूंढी राज के द्वारा। ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी और सोमदेवकृत कथा सरित सागर में भी चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था? सोमदेव के द्वारा। और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन में, याद रखिएगा, परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो सैड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। कौन विद्वान थे? विलियम जोन्स, ये पहले विद्वान थे। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। याद रखिएगा, श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौटिल्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। अवंती पर भी उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूरब में बंगाल के खाड़ी और उत्तर में हिमालय के श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। इसका क्षेत्र इतना बड़ा था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखिए, अनार्थ और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल
पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। बांध सिंचाई के लिए, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेंडिस कहा है। अमित्रोकेंडिस, विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेंडिस का संस्कृत रूप है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। किसने? तो मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये वस्तु कौन कौन सी थी? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेज दी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी का उपराज यानी वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी लोग कर सके। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध पर राजा बना और 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में उसका राजाभिषेक हुआ। 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध का वो क्या बना? राजा बना और लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में उसका राजाभिषेक हुआ था। उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदसी कहा गया है। तो अशोक का नाम क्या है? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदसी, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिहली अनुश्रुतियों की अगर बात करें, सिहली अनुश्रुति दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के तृतीय संगति हुई थी। तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के तृतीय संगति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश, याद रखिएगा, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासक के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। इसके बाद मोगलीपुत्र तीसस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्योदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कौन? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। किसके अनुसार? दिव्योदान के अनुसार। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। ठीक है, अगर बात करें तो अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक जो है अधिकारियों का जिक्र मिलता है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे थी, जैसे डीएम, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। देखिए अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को जो है अग्रोनोमोई जिले का अधिकारी को कहा जाता था। जो अग्रोनोमोई थे ये जिले के अधिकारी हुआ करते थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट यानी शिकार और विहार यात्राओं को रोक दिया और उसके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राजाभिषेक के 10 वर्ष के बाद मतलब कि बोध गया या संबोधि तथा 20 वर्ष बाद रूमनीदेई अभिलेख यानी रूमनीदेई गया, ठीक है, रूमनीदेई गया तथा उसकी पूजा की। तो अगर बात करें तो अपने राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद वो बोध गया, इसके बाद 20 वर्ष के बाद वो रूमनीदेई गया और वहां उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट, अगर बात करें तो इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट
एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। अशोक द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। इनके 7वें अध्याय में द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। लुम्बिनी, कपिल वस्तु, इसके बाद बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 10 वर्ष के बाद बोध गया की यात्रा की, 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को, जो लुम्बिनी ग्राम था, इसका भोग कर माफ कर दिया। भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख में। शिलालेख 14, अगर बात करें तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान सहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है, एरागुड्डी है और सोपारा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। तो प्राकृत भाषा, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी तीनों लिपि है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख, याद रखिएगा भग्न अभिलेख जो है, और सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर के पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ब्राह्मणी लिपि का प्रथम पहचान करने वाले या पत्थरों पर, शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों को मतलब कि जानने वाले जो नाम है, विद्वान का नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। तो यह प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पीपर हवा, सोहगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्ठी, अगर ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो खरोष्ठी लिपि थी कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेतूर और उडगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो मास्की, नेतूर और उडगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम जो है मिलता है। भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहां कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते थे, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक के द्वारा राजाभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध है। याद रखिएगा, अशोक के राजकाल की जो पहली बड़ी घटना थी वो था कलिंग का युद्ध, और इसमें अशोक विजयी हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यानी
कलिंग युद्ध का जो जिक्र है अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुए। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता के लिए पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण यानी अच्छे संबंध थे, जिनमें अंत्योक, तुर्मय या तुर्माय, अंतकिनी, ठीक है, मग और अलिग सुंदर थे। ये 5 यवन राजा थे जो इनके साथ यानी अशोक के साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। अच्छा, यहां पे ये भी याद रखिएगा, जैसे एंटियोकस सेकेंड थियोस सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुर्माय टालेमी सेकेंड फिलाडेल्फस ये मिस्र का राजा था। अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग ये साइरिन का शासक था। अलिग सुंदर एलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई। उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस काल की पुष्टि जो है जैन स्रोतों से होती है। इस अकाल की जो पुष्टि है, जो स्पष्टता है, जैन स्रोतों से प्राप्त हो जाती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थीय तथा दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था यानी एक ही स्थान पर रहने वाले और संचरा यानी प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है नाम है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार अगर बात करें तो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों के द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। जो विक्रय कर था मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की जो है राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया कौन था? यूनानी राजदूत। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री के रूप में। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम उल्लेखित है। जैसे पहला प्रांत है उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरथ उज्जैनी इसकी राजधानी थी। कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था।
अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे: पणाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, सुराध्यक्ष या सुनाध्यक्ष बुछड़ खाने का अध्यक्ष होता था, गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक, सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, अकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, लक्षणा अध्यक्ष छापखाने का अध्यक्ष होता था, लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष और नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। और शास्त्र में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन साम्राज्य में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा व्रत क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की जो आकृति बनी है, जो कि शक्ति का प्रतीक है, इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह में जो है अपनाया है, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। स्थापत्य कला, याद रखिएगा, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची स्तूप की खोज हेनरी टेलर और भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में जो है इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त कालीन है, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है अस्पूनर महोदय को है। अस्पूनर बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईस्वी पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील जो सुदर्शन झील है, इसकी खुदाई करवाई। अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इसे नहरों की जो नहर थे सिंचाई के लिए निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो सुदर्शन झील की खुदाई किसने करवाई? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो नहरें थी यानी इन अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे यानी इन झीलों से नहरें निकाली, ठीक है। और शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का भी जिक्र है। और सुदर्शन झील था, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन ने। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सी ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह प्रथम भारत का ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर यानी सबसे ज्यादा भारत के क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। सेकंड प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है?
तो दिए गए विकल्प में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है, मौर्य राजवंश। इसका समय है 321 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। प्रश्न संख्या 4 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ है किसका? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? सही जवाब है विशाख दत्त का, यानी सी ऑप्शन। विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है काफी ज्यादा सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 है, यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी ऑप्शन ए। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 6 है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सही जवाब है विलियम जोन्स, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन, बी ऑप्शन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। ठीक है। कौटिल्य, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। 9 नंबर है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है, यानी दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। पुराणों में उसे द्विजरसव यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य और विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। इसके अनुसार विकल्प सी विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य क्या, जो चाणक्य थे, इनका अन्य नाम बताइए। सही जवाब है विष्णुगुप्त, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? कौटिल्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था के भी जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। 12 नंबर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है।
13 नंबर, निम्नलिखित में से राज के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन सा था? राज के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? याद रखिएगा 7वां जो अंक था वो मित्र था, यानी सी ऑप्शन। मित्र राज के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक था। ठीक है। मित्र राज के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उनका विनाश मतलब कि अवश्य है, अवश्यंभावी है। 14 नंबर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो सही जवाब है राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी जो है बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तु और जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि राजनीतिक शास्त्र का यह एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 15 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिया गया है, बताइए। तीनों कथन को एक बार जो है आप एनालिसिस कीजिए, अध्ययन कीजिए, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला जो स्टेटमेंट है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, बिल्कुल। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है। और शास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? सही जवाब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी बी ऑप्शन। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। स्ट्रैबो के अनुसार अगर बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। 18 नंबर है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही जवाब है बुद्धघोष की समंत पसादिका में। बुद्धघोष की समंत पसादिका में, यानी ऑप्शन ए। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्धघोष की समंत पसादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती यानी उज्जैनी का उपराज्य यानी वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। 19 नंबर है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला जो है मतलब कि जो महल था मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था किससे बना था? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित अगर बात करें तो चंद्रगुप्त का जो महल था मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। बिहार में पटना में स्थित बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है अस्पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 20, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं?
किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब है पाटलिपुत्र, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 21 नंबर, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। पाटलिपुत्र का बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त ने, बी ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्यों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थानों या स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। 23 नंबर है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन। राजनैतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। देखिए, जैन ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें तो सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था और उसके मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल के खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय के श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। 24 नंबर है, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। वह कौन सा अभिलेख है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है सी ऑप्शन में दिया गया है। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनार्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। 25 नंबर है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह किससे प्रमाणित होता है? याद रखिएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, बी ऑप्शन। 26 नंबर है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? सही जवाब है चंद्रगुप्त ने, यानी डी ऑप्शन। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। 27 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो सही जवाब है 305 ईस्वी पूर्व में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। दिया गया मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। मानचित्र को देखिए और एनालिसिस कीजिए, बताइए ये मानचित्र किससे संबंधित है। ये मानचित्र अशोक से संबंधित है। अशोक के अंतिम शासनकाल का जो समय है, ये मानचित्र उसी को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और 29 नंबर है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सही जवाब है अशोक ने। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके, सब लोग कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था।
जो धर्म था, सदाचार का धर्म या धर्म था, ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। 30 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सही जवाब है श्रीलंका, सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत को छोड़कर सर्वत्र था। किन किन को छोड़कर? चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत को छोड़कर, क्योंकि इन राजाओं को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल का जो फेसबुक पेज है उसको या इंस्टाग्राम पेज को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।